हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं एवरेज। हमारा मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एवरेज का, और हमारी आज एवरेज की 4th क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जबकि उनमें सभी पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष तथा स्त्रियों की 26 वर्ष है। ठीक है, क्लब में पुरुषों का प्रतिशत निकालिए। अब हमें क्या निकालना है, इसमें परसेंटेज निकालना है। अब देखो, अब इसने क्या किया है, क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ दिया है ना। तो देखो कैसे, यानी कि पहले इसने क्या बोला, एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 है। ठीक है, सभी सदस्यों की, हमें सदस्यों की संख्या नहीं पता। ठीक, जबकि उसमें पुरुषों की औसत आयु 34 दी है और स्त्रियों की। इस तरह से इसने क्या कर दिया है, दो भागों में तोड़ दिया है, और पुरुष और स्त्रियों में। ठीक है, तो जब इसने दो भागों में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि तोड़ दिया हो, तो हम इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं, अपना एलिगेशन मेथड। ठीक है, वो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुरुष यानी कि मेल, और मैंने फीमेल का लिखा। ठीक है, अब देखो मेल का कितना है, क्या करे, पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। तो मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया। और महिलाओं की कितनी है, 26। ठीक, और यहाँ पे बीच में मैं लिखूंगी 30, क्योंकि ओवरऑल कितनी है, 30 है। यहाँ पे दिया है ना, देखो फर्स्ट लाइन में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सभी पुरुष और महिलाओं की मिलाकर औसत आयु कितनी दे रखी है इसने, ओवरऑल कितना है, 30 है। ठीक, अब देखो अगर मैं 34 और 30 के बीच का डिफरेंस निकालती हूँ तो कितना आता है, ये आएगा हमारा 4। ठीक है, और 26 और 30 के बीच का डिफरेंस निकालूं तो तब भी ये कितना आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब ये क्या आ गए हैं, बराबर बराबर ही आ रखे हैं। ये देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक, तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 1:1। ये कितना क्या आ रहा है हमारा, 1:1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्या कह रहा है, क्लब में पुरुषों का प्रतिशत निकालिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। ठीक, देखो तो मैं इसे यहाँ पे लिखूंगी ऊपर, कितना आ रहा था हमारा, यह आ रहा है हमारा 1:1। 1:1 कैसे आया, आपको पता चल गया होगा। देखो नीचे क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 4 है, तो रेशियो 1:1 ही आएगा, है ना। अब देखो पुरुषों का हमने क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या निकालना होगा, देखो जैसे एक लिखा, पुरुषों का निकालना है तो कितने हैं, एक। एक कितना आ रखा है इनका, रेशियो 1 आ रखा है। एक बट्टे में क्या करेंगे हम, देखो अनुपातिक योग, यानी कि कितने लोगों में से आ रखा है ये रेशियो, जो भी हमारा रेशियो आ रखा है कितने लोगों में से आ रखा है, तो कितने में से आ रखा है, एक ये टोटल मिला के कितने होंगे, 2। तो बट्टे में कितने कर देंगे हम, 2। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 की गुणा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 100 की गुणा कर दी। तो ये कितने बार कट रहा है, ये कटेगा हमारा 2×5 = 10, और ये 0, यानी कि अब 50 की गुणा 1 में करूँ तो कितना आ गया, 50%। यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लब में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो कितना है, 50%। ठीक है, आपको यहीं से भी समझ में आ गया होगा, ये जो 1:1 लिखा है, यानी कि जैसे 100 है तो 1:1 आ गया, यानी कि 50-50 हो गया है। ठीक, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है, 60 रुपया है। ठीक है, 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है, 400 रुपया है। ठीक है, और शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति वेतन कितना है, 56 है। ठीक है, संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो अधिकारी हो गए और शेष कर्मचारी। ठीक है, अधिकारी और शेष कर्मचारी का कुल वेतन, देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है, 60 है, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया, 60। देखो यहाँ पे मैंने लिखा अधिकारी। ठीक है, ये आ गया हमारा अधिकारी। ठीक है, और इस साइड में लिखती हूँ, देखो एक तो 12 अधिकारियों का बता रखा है इसने, और फिर शेष कर्मचारियों का। ठीक है, तो इस साइड मैंने लिख दिया क्या, शेष कर्मचारी। ठीक है, और पूछा क्या इसने, संस्था में शेष कर्मचारियों की कुल संख्या, इसी की जो शेष कर्मचारी इनकी कुल संख्या पूछी है। ठीक है, अब देखो
12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है? 400 रुपये है। किसका है? अधिकारियों का, तो यहाँ लिख दिया मैंने 400। और शेष कर्मचारियों का कितना है कहा है इसने? ये है हमारा कितना? 56 है। देखो, शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है, तो इस साइड लिख दिया मैंने 56। और ये ओवरऑल कितना है हमारा? ये हमारा 60। ठीक है, यहाँ ऊपर दे रखा है, देखो प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है? 60 रुपये है। ठीक, तो देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 400 और 60 के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 340 आ जाएगा। ठीक है, और 56 और 60 के बीच का डिफरेंस निकालूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने पूछा क्या है? संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी है ना। अब देखो जो यहाँ पे इसने 12 अधिकारियों की संख्या दी थी, कितने अधिकारियों की संख्या कितनी है? इसमें 12 है। ठीक है, अधिकारियों की तो इसने संख्या दी है, हमें किसकी संख्या निकालनी है? शेष कर्मचारियों की। अधिकारियों की हमें पता है कितनी है? 12। अब देखो हमने सारा काम कर दिया, अब जो संख्या वाला काम था यानी कि जितनी इसने संख्या दी थी अधिकारियों की, ये काम हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखिए सारा काम कर दिया, अब इसकी ये काम करते हैं। अधिकारी कितनी है? अधिकारियों की संख्या कितनी है? 12 है, जो कि ये क्या है? इस 4 की कितना गुना है? ये जो 12 संख्या दे रखी है अधिकारियों की, ये 4 से कितना गुना है? 3 गुना। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियान 12। तो ये 12 जो हो गया, ये 3 से कितना, ये 4 से कितना गुना है? 3 गुना। तो मैं क्या करूँगी, इस साइड क्या कर दूँगी? 3 की गुणा। तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो ये तो अधिकारियों की संख्या पता चल गई है हमें, है ना। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहा है हमें, अब इस साइड 3 क्या था? ये 3 गुना था, तो 3 की गुणा कर दी। तो इस साइड भी हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 3 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 की गुणा अगर मैं इस साइड भी करूँ तो ये कितना आ जाएगा? इसी साइड 3 की गुणा करने पे ये आ रहा है हमारा 3 चक्को 12, 3 तिया 9 और 1 10। ये कितना आ गया? 1020। कितना आ गया ये हमारा? 1020 आ गया। ठीक है, अब हमने निकालनी क्या है? शेष कर्मचारियों की संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे शेष कर्मचारियों की संख्या? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले देखो कर्मचारियों की संख्या कितनी आ रखी है हमारी? 1020। ठीक है, और इस साइड कितनी है हमारी? 12। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना हो गया हमारा? 1032। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया हमारा? आंसर। ठीक है, जो इसने पूछा था संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, अधिकारियों की भी संख्या बतानी थी हमें और शेष कर्मचारियों की, यानी कि टोटल बतानी थी। इसने ये ही नहीं पूछा है कि शेष कर्मचारियों की, शेष कर्मचारी और अधिकारी दोनों की। अधिकारी की तो हमें पता थी 12 संख्या है अधिकारियों की, और शेष कर्मचारी की हमें पता लगानी थी। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होगी? शेष कर्मचारी कितने हो गए हमारे? 1020 और अधिकारी हो गए हमारे 12। लेकिन इसने पूरे क्या पूछा था कि संस्था में कुल कर्मचारियों की, कुल में क्या आ जाएंगे? शेष कर्मचारी भी आ जाएंगे और हमारे अधिकारी भी आ जाएंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़कर कितना आ गया हमारा आंसर? 1032। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है? एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार कितना है? 42 kg है। यदि उनके अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कब? जब हम उसमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लें। ठीक है, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब हमें बताना है अध्यापक का वेट कितना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है? एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत भार। ठीक है, अब देखो कितना है? 42 kg है। तो हम क्या करेंगे? 34 जो हमारे छात्र हैं, 34 छात्रों का योग, क्या का योग कितना आएगा हमारा? कुल मिला के कैसे निकालेंगे हम? 34 कितने हमारे छात्र हैं और उनका औसत भार कितना है? 42 है। तो 34 गुणा कितना हो गया? 42। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? यह आएगा हमारा 1428 kg। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? देखो, यदि उनके अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब देखो ये 34 तो छात्र थे। ठीक है, अभी भी क्या होंगे? 34 छात्र प्लस जो उनके अध्यापक हैं, क्योंकि इनके उसमें किसका भार भी शामिल कर लिया है उन्होंने? अध्यापक का। तो 34 छात्र हो गए और एक हो गए हमारे क्या? अध्यापक। तो कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे? 35 हो गए।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या बोला है उन्होंने, तो औसत क्या होता है 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 400 नहीं, कितना था ये 42 केजी था इनका, तो 42 में कितना 400 और बढ़ गया 400 ग्राम। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, देखो इसे हम ऐसे लिखते हैं, 42 केजी था पहले यहाँ, ठीक है, ऊपर दिया है, इसमें 400 ग्राम और बढ़ गया तो हम पॉइंट लगा के 400 ग्राम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद इन दो जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, ठीक, तो हम कितना लिखेंगे इसे 42.4, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ग्राम में कैसे लिखा जाएगा, कि अगर 42 केजी 400 ग्राम है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है, तो कितना हो जाएगा ये 42 पॉइंट कितना 4, ठीक है। अब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जा रहा है, ये आएगा हमारा 1484.0 केजी, ठीक है। अब देखो 34 छात्रों का योग कितना आ गया है हमारा 1428, और 34 छात्र और अध्यापक का मिलाकर कितना आ गया है हमारा 1484.0, ठीक है, ये आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है, यानी कि अध्यापक का भार कितना है ये निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो अध्यापक का अगर हमें भार निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखो जो अध्यापक और छात्र कुल मिलाकर कितने हो गए थे 35, तो इन 35 के योग, यानी कि 35 जो बन गया था हमारा योग, तो इन 35 में से हमने क्या घटाना है, जो 34 छात्र थे, ठीक है, उनका योग घटा देंगे, यानी कि 35 कैसे हुए थे, एक टीचर को मिलाकर ही, अगर पूरा टीचर मिलाकर कितने हो गए थे 35, और 34 क्या है हमारे छात्र, अगर हम 35 में से 34 घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा टीचर का, यानी कि अध्यापक का जो बाहर था हमारा वो निकल के आ जाएगा। देखो अध्यापक और छात्र का भार मिलाकर कितना रखा है हमारा 1484, ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो हो तो है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं इसे, ठीक, 1484, इसमें क्या है टीचर का भी भार है और बच्चों का भी। अब इन दोनों में से हमने क्या घटाना है, सिर्फ बच्चों का भार, बच्चों का भार कितना आ रखा है हमारा 1428, यही तो आ रखा है। अब बच्चों का घटाया तो हमने, इसमें बच क्या गया, जो घटा के आएगा हमारा वो क्या आएगा हमारा, जो अध्यापक का भार होगा, तो इसमें से अगर मैं घटाऊं तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 56 केजी, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 56 केजी, ठीक है। तो हमारे अध्यापक का भार कितना निकल के आ गया 56 केजी, ठीक। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, 20 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 8 महीने क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या है, 20 छात्रों तथा अध्यापक की आयु क्या है, औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि 20 क्या हो गए छात्र प्लस अध्यापक, ठीक है। अध्यापक की औसत आयु कितनी है कह रहा है 15 है, यानी कि 20 छात्र और एक अध्यापक हो गए तो टोटल मिलाकर ये संख्या कितनी होगी हमारी 21, गुणा वर्ष कितने वर्ष है कह रहा है 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 315 वर्ष, तो इसे मैं ईयर वाई से डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, जब अध्यापक की आयु हटा दी जाए, ठीक है, अब अध्यापक को पहले इसने ऐड किया था, अब कह रहा है हटा दी जाए तो औसत आयु क्या हो जाती है 8 महीने कम हो जाती है, यानी कि ये तो हमने 20 छात्र और अध्यापक का क्या निकाला, योग निकाला। अब हमें केवल क्या निकालना है, केवल हम क्या निकालेंगे अब, केवल क्या 20 छात्रों का योग, 20 छात्रों का योग, अगर 20 केवल 20 छात्रों का योग निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या कह रहा था कि इसमें तो हमने क्या कहा था कि अध्यापक भी ऐड था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अब हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 14 ईयर, ठीक, 14 ईयर क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है कि औसत आयु क्या हो जाएगी 15 वर्ष है, किसकी, अध्यापक और किसकी 20 छात्रों की, टोटल कितनी है औसत आयु 15 है। तो इसमें से अगर अध्यापक को हमने हटा दिया, अब केवल 20 छात्रों का निकाल रहे तो 8 मार्क कम हो जाएगी कह रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 में से अगर हम 8 मार्क घटा दें 15 साल में से, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम इसे अलग से तोड़ लो आप, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो
14 अलग ले लो और जो 1 साल बचा हमारा 15 होने में, तो 1 साल कितने का होता है हमारा 12 महीने का। और ये क्या कह रहा है 8 माह कम हो जाए, तो हमारे पास कितना बचेगा 12 महीने में से अगर हमने 8 माह घटा दिया। 8 माह क्यों घटा रहे, क्योंकि हमने अभी क्या हटा दिया इसमें से, अध्यापक को हटा दिया है, सिर्फ हम बच्चों का निकाल रहे हैं। तो इसने बोला है 8 माह कम हो जाती है अगर हम अध्यापक को हटा दें। तो कितने बचे हमारे पास 14 साल, कितने महीने बचेंगे हमारे पास 4 मंथ, यानी कि 4 महीने। और बच्चों की संख्या कितनी है 20, तो गुणा कितना हो जाएगा 20। ये समझ में आ गया आपको कि मैंने 14 ईयर 4 मंथ ये कैसे आया हमारा, क्योंकि उसने क्या बोला था कि अगर अध्यापक को हटा दिया जाए। अब हम पहले ऊपर वाले में तो हमने क्या किया था 20 छात्र और एक अध्यापक, यानी कि टोटल मिलाकर हो गया हमारे 21। 21 गुणा 15 क्यों किया, क्योंकि औसत आयु कितनी दी थी दोनों की, छात्र और अध्यापकों की 15 वर्ष। तो ये आ गया हमारा 315 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अध्यापक की आयु हटा दी जाए। अगर हम अध्यापक की आयु को इसमें से हटा देते हैं तो हमारे पास कितने बचे 20 छात्र, तो हमें केवल 20 छात्रों का योग निकालना है। तो इसने क्या बोला है हटा दी जाए तो कितना हो जाता है 8 महीने कम हो जाती है। अगर हम 15 साल में से 8 महीने कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14 साल 4 महीने, यही तो आएगा। ठीक है, अब इन सबको मैं अगर सॉल्व करूँ, मल्टीप्लाई करूँ इन सब की, तो ये कितना आ जा रहा है 20 की अगर इसमें करूँ 14 में, तो 14 शून्यम शून्य, 14 दूना कितना होता है 28, यानी कि 280 क्या आ गया वर्ष, यानी कि ईयर। ठीक है, और क्या आ गया 20 चक्को कितना हो गया 80, 80 मंथ। ठीक है, ये निकल कर आ गया हमारा। ठीक, 80 मंथ यानी कि 80 माह का मतलब क्या होता है, कितने साल होंगे इसमें हमारे, इसमें होंगे हमारे 6 साल। ठीक है, 6 साल होते हैं। तो हम क्या करेंगे 6 साल होते हैं, कैसे होते हैं, बार छक कितना हो गया, ये देखो 80 माह है ना। अब इसको तो 80 माह से नहीं लिख सकते, अगर हमें इसमें क्या करना है, जो 80 महीने हैं हमारे, इसको अगर मैं साल में बदलूँ तो बार छक 12 महीने का क्या होता है 1 साल होता है। बार छक कितना होता है 72। ठीक है, बार सत्ते 84, 80 से ऊपर चला जा रहा है, बार छक होता है हमारा 72। अब बचे क्या 80 और 72 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का, यानी कि 8 महीने बच गए। तो इससे 280 को मैं क्या कर दूंगी, 6 साल तो आ ही रहे हैं 80 महीने में, तो क्या 286 क्या हो गए हमारे साल हो गए। और कितना बच रहे हैं इसमें फिर हमारे 80 होने में 8 महीने बच रहे हैं, तो 8 मंथ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। आप समझ गए होंगे मैंने इसे 280 को 286 और 80 मंथ को 8 मंथ क्यों लिखा है। ठीक है, क्योंकि 80 महीने में कितना क्या हो रहा है हमारा 6 साल आ रहे हैं और 8 महीने आ रहे हैं। तो ये साल मैंने ईयर वाले में यहाँ पे लगा दिए, 280 में ऐड कर दिए, और जो हमारा मंथ था उसे मैंने, जो 8 महीने हमारे बच रहे थे उसे मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया हमारा 286 वर्ष और 8 महीने। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अध्यापक की आयु निकालनी है। अगर मैं अध्यापक की आयु निकालूं तो अध्यापक की आयु कैसे निकाल सकते हैं हम, अध्यापक की आयु कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पूरे अध्यापक और छात्र की आयु कितनी आ रही थी हमारी 315, आयु का योग कितना आ रहा था 315 साल। तो हमें जो 315 हमारा आ रहा था इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, ये केवल छात्रों की जो जो छात्रों का योग है, केवल छात्रों का, अध्यापक और छात्रों के योग में से हमें केवल छात्रों का योग घटाना पड़ेगा। यानी कि कितना घटाना है हमें 286 ईयर घटाने हैं, किसमें 215 वर्ष में से हमें 286 वर्ष घटाने हैं, और उसके साथ ही हमें क्या घटाने हैं 8 महीने भी घटाने हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 315 साल में से 286 वर्ष घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा कितना 28 वर्ष, यानी कि 28 ईयर। और महीने कितने, ये महीने कितने हो गए हमारे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 28 वर्ष और 4 महीने ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया हमारा, हमने क्या घटाना था 315 साल में से कितना घटाना था 286 साल और 8 महीने घटाने थे। ठीक है, अब 8 महीने भी घटाने, इसलिए क्या करेंगे हम इसे तोड़ लेंगे। 315 था तो मैंने क्या किया 314 में से क्या घटा लिया 286 घटा लिया, और 1 साल में से फिर 1 साल बचा 215 होने में। ठीक है, क्योंकि 214 कर लिया ना हमने इसे, और जो 1 साल बचा है हमारा 1 साल में से हमने कितना घटा दिया 8 महीने।
तो 214 में से अगर मैं 286 घटाऊँ तो 28 साल आएंगे। और जो 14 लिया है हमने, इसको तोड़ रखा है, 1 साल इसका बच रखा है 315 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे 14 ही लिया है, तो 1 साल बचाना है इसमें। तो 1 साल जो बचा, इसमें से हमने कितने घटा दिए, जो 8 महीने हमें ये घटाने थे। 1 साल में कितने महीने होते हैं हमारे, 12। तो 12 महीनों में से 8 महीने ये वाले जो घटाने थे हमें, ये घटाए। तो 12 में से 8 महीने घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 महीने। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। अध्यापक की आयु कितनी आ गई हमारी, 28 वर्ष 4 माह। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 लड़कों की औसत आयु क्या है, 16 वर्ष है। ठीक है, यदि उनको आयु का अनुपात, यानी इसका मतलब है यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी कह रहा है। ठीक है, अब देखो 3 लड़के की क्या दे रखा है, देखो 3 लड़कों की क्या दे रखा है, आयु जो है 3 लड़कों की, अगर हम कुल आयु देखें, ठीक है, 3 लड़कों की कुल आयु, ठीक है, 3 लड़कों की है तो 3 में किसकी गुणा होगी, और दिया कितना है, औसत आयु कितनी है 16, तो 3 गुणा कितना हो गया 16, 16 यानी कितना होता है हमारा 38 वर्ष। ठीक है, तो 3 लड़कों की कुल आयु कितनी आ गई हमारी 38 वर्ष। ठीक है, अब देखो इन्होंने अनुपात भी दे रखा है तीनों लड़कों का, क्या दे रखा है, 4:5:7। ठीक है, अब सबसे छोटे की आयु पूछी है, लड़के की आयु कितनी होगी, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 4, यानी कि सबसे छोटा कौन है इसमें, ये 4। ठीक है, इसी की आयु का हमें क्या पूछा है, आयु कितनी है ये पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब इन तीनों का अनुपात कितना आ रहा है, इन तीनों का रेशियो कितना आ रहा है, 4:5 कितना हो गया हमारा 9, 9 में 7 जोड़ूंगी तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 16। इन तीनों का रेशियो कितना आ गया हमारा 16 रेशियो। ठीक है, और जो इस 16 रेशियो आया हमारा, इसका मान कितना है 38, ये हमें पता है, अभी अभी हमने निकाल रखा है। 16 रेशियो का कितना हो गया 48 वर्ष, यही तो निकल रखा है इसका मान। ठीक है, 16 रेशियो का कितना है 48 है, तो एक रेशियो का कितना होगा हमारा, यानी कि कितना गुना है, देखो 16 कम 16 16 दूना 32, 16 48, 48 यानी कि 3 वर्ष। अगर 16 रेशियो का जो मान है 48 वर्ष है, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा हमारा 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो 4:5:4:5:7 ये दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो छोटे जो लड़का है हमारे पास ये 4, तो इसके पास जो है रेशियो कितने, हमारे पास कितने रेशियो है इसके पास, 4। ठीक है, अब देखो एक रेशियो का क्या है, मतलब क्या है, एक रेशियो का मान कितना निकल के आ रखा हमारा 3 वर्ष, तो इसमें मैं कितने की गुणा कर दूंगी, 3 की। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूँ तो कितना आ गया है 12। तो जो इसने पूछा था सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, तो ये सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है हमारी 12 वर्ष। ठीक है, अगर सबसे बड़े लड़के की आयु पूछी होती तो क्या करते हम, 7 गुणा क्या कर देती मैं 3, तो कितना आ जाता है 21 वर्ष, अगर सबसे बड़ी की पूछी होती। और अगर इसकी पूछी होती तो हम क्या करते, 5 गुणा 3, यानी कि कितना वर्ष, ये हो गया हमारा 15 वर्ष। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु कितनी थी, कह रहा है 23 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, अगर हम शादी के समय की बात लें, क्या कह रहा है शादी के समय, ठीक है, शादी के समय जो पति पत्नी थे, यानी कि पति प्लस पत्नी, ठीक है, तो इनकी औसत आयु कितनी है, कह रहा है ये 23 वर्ष थी। 23 यानी कि कितना हो जाएगा 46, क्योंकि उसने औसत आयु बोली है, तो 23 और कितने लोगों की किनकी है, पति और पत्नी की, तो 23 दूना कितना हो जाएगा हमारा 46, तो ये मैंने सीधे 46 लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, अब सारे परिवार की हमें क्या निकालनी है, औसत आयु। ठीक, अब ये तो शादी के समय की बात हो गई। अब हम क्या बात करें, 5 वर्ष बाद, अब ये बात किसकी हो रही है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो शादी के समय कितनी थी 46। ठीक, अब देखो 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद पति और पत्नी दोनों की आयु बढ़ गई होगी। ठीक है,
पत्नी की भी 5 बड़ी होगी और पति की भी 5 बड़ी होगी, तो टोटल दोनों की मिलाकर कितने हो गए, 5 और 5 10, ठीक है। और 5 साल के बाद उनके पास क्या था, 1 वर्ष का बच्चा भी है, 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो 1 भी ऐड कर दिया, तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए। और क्या, पति पत्नी और उनका बच्चा, ये तीनों कितने वर्ष के हो गए, ये तीनों का मिलाकर योग कितना आ गया, 57 वर्ष, ये आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, पूरे परिवार की औसत आयु जो है हमें वो निकालनी है। तो हमारी आयु कितनी निकल के आई है, 57। कितने लोगों की औसत आयु निकालनी है हमें, पति पत्नी और बच्चे, यानी कि 3 लोगों की, तो बट्टे में 3 आ जाएगा। 3 से अगर मैं काटूँ तो 3 एकम 3, 3 नम्मा कितना हो जाएगा, 27। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 27 नहीं सॉरी 19, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, उस समय औसत आयु कितनी थी उनकी, 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है वो हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो शादी के समय की अगर हम बात करें, यानी कि 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 7 वर्ष पूर्व, कब, शादी के समय की बात हो रही है, ठीक है। क्या, 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी, क्या क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, 7 साल पहले विवाह हुआ, उस समय उनकी औसत आयु कितनी थी, 25 थी, 25 थी, यानी कि 25 गुणा 2 हो जाएगा, पति पत्नी है तो कितना हो गया है, 50। ये कब की बात हो रही है, शादी के समय, यानी कि 7 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी तब की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है, यानी कि अब की बात हो रही है। ये 7 वर्ष से पहले की बात थी, ये ऊपर वाली, अब किसकी बात हो रही है, अब की। अब क्या है, पति पत्नी और जो उनका एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा, ठीक, तो उनकी औसत आयु कितनी है, कह रहा है 23, यानी कि 23 गुणा कितने हो जाएंगे, 3, 3 कौन, पति पत्नी और बच्चा, तो 23 त्यान कितना होता है हमारा, 69, 23 त्यान कितना होता है, 69, तो 69 वर्ष आ गई इनकी, ठीक है। किसकी किसकी, तीनों की कितनी आ गई, पति पत्नी और बच्चे की 69 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बच्चे की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, देखो पति पत्नी की अगर हम बात करें तो इनकी आयु कितनी निकल के आई है, 50, कब, 50, ठीक है। और कब निकल के आई है, 7 वर्ष पहले की। अब की बात हो रही है तो 7 वर्ष के बाद पति जो है वो भी 7 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, और पत्नी भी क्या हो जाएगी, 7 वर्ष क्या हो गई होगी, बड़ी हो गई होगी, कब से, जब से उनकी 7 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, तो दोनों 7 वर्ष बड़े हो गए हैं, यानी कि उनकी उम्र क्या है, 7 वर्ष बढ़ गई है, पति की भी और पत्नी की, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 14। क्योंकि 14 कैसे हुए, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि किसकी बात हो रही है, 7 वर्ष पहले की, और अब की बात करेंगे तो 14 बढ़ जाएगी उनकी उम्र दोनों की मिलाकर। 7 वर्ष के बाद की बात करेंगे तो, यानी कि अभी की तो 7 वर्ष, उसके पति की भी आयु बढ़ गई और उसकी पत्नी की भी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा हमारा, 64 वर्ष, ठीक है। यानी कि पति और पत्नी की आयु कितनी निकल के आ गई हमारी, 64, ठीक है। अब हमें निकालनी किसकी है, बच्चे की। अब बच्चे की निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जो पति पत्नी है उनकी आयु कितनी है, 64, ठीक है। और जो पति पत्नी और बच्चे तीनों की आयु कितनी है हमारी, 69, यानी कि 69 निकल के आई है, ठीक। उसमें से हमने घटाना क्या है, पति पत्नी की आयु, तो हमारी किसकी आयु निकल के आ जाएगी, बच्चे की, तो ये कितना आ जाएगा, इसे घटाऊंगी तो मैं, ये आ गया हमारा 5 साल, यानी कि बच्चे की आयु कितनी है, 5 वर्ष, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, ठीक है, तथा 56 केजी भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 यानी कि 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। पुराने लड़के का भार कितना है, नए लड़के का भार तो कितना है, 56 केजी। जो चला गया ग्रुप छोड़कर उसका कितना है, देखो ये हमारा 8 लड़कों का ग्रुप है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें से एक चला गया और आ कौन गया, इसमें एक
56 kg का, ये आ गया इसमें 56 kg का। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इससे समूह के 56 kg का आ गया, तो इस क्या हुआ उसकी, उससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। 2.5 kg की क्या कह रहा है, औसत भार में, औसत का मतलब क्या है, सबके पास, यानी कि 2.5 2.5 ये ऐसे ऐसे करके सबके हिस्से में गया, कितना, 2.5 kg। 8 लड़कों के उसमें, इनके उसमें भी, इसके उसमें भी, इसके उसमें भी 2.5 kg गया, इसके उसमें भी, जितने भी समूह में कितने लड़के थे हमारे, 8। ठीक है, और खुद के उसमें भी इसके, इसी को तो मिलाकर 8 होंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 2.5 इंटू कितने लड़के हैं ग्रुप में, 8। तो ये कितना हो जाएगा हमें, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 20 kg। क्योंकि क्या बोल रहा है, इसके आने से, किसके आने से, जो 56 kg का नया लड़का आ रखा है हमारे ग्रुप में, उसके आने से क्या हुआ, समूह में औसत भार में 2.5 kg की क्या हो रही है, वृद्धि। तो 2.5 kg की हो रही है, तो जो 2.5 kg है ये सबके हिस्से में जाएंगे, जितने भी ग्रुप में हैं 8 लड़के। तो कितना हो गया है हमारा, 20 kg। यानी कि जो नया लड़का आ रखा है, क्या हुआ, उसके आने से 20 kg क्या हो गया, समूह में बढ़ गया, ये बढ़ गया, 20 kg क्या हो गया, बढ़ गया उसके आने से। ठीक है, तो पुराने लड़के का भार कितना था ये बताना है हमें। ठीक है, पुराने लड़के का भार यानी कि जो ग्रुप छोड़कर गया था। तो देखो, जो नया लड़का आया था, तो कैसे निकालेंगे हम पुराने लड़के का भार, पुराने लड़के का भार कैसे निकालेंगे, जो नया लड़का है। देखो, नया लड़का कितने केजी का है, 56। ठीक है, और उसके आने से कितना केजी बढ़ गया है ग्रुप, कितना बढ़ गया है, 20 kg। अभी अभी हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कितना कर दूंगी मैं, 20 kg। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 36 kg। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जो पुराना लड़का था उसका भार कितना था, 36 kg। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो इससे जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन कराया वहाँ से क्या हो गई, हमारी नई टाइप स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ठीक, तो क्या कह रहा है, 5 व्यक्तियों में से एक, 5 व्यक्तियों का क्या है, 5, 1 2 3 4 5 में से एक 60 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि उस समय कौन सा व्यक्ति का भार दिया था, जो ग्रुप में आया। अभी किसका भार दिया है, जो ग्रुप से गया। ठीक है, आने से औसत भार में 1 kg की, औसत भार कह रहा है कितने की वृद्धि हो रही है, 1 kg की, यानी कि 1 kg इसके पास भी गया होगा, इसके पास भी गया होगा, ये 1 kg इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। तो टोटल कितने लोग थे, 5। तो कुल कितना हो गया है हमारा, 5 kg। टोटल मिलाकर वृद्धि कितने की हो रखी है हमारी, 5 kg की। ये क्या हो रखी है, हमारी वृद्धि हो रखी है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नए व्यक्ति का भार कितना है, नए व्यक्ति का भार निकालना है। तो नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे हम, जो नया व्यक्ति है, जो पुराना व्यक्ति था हमारा, पुराने व्यक्ति का भार कितना था हमारा, 60, और वृद्धि कितनी की हो रखी है, जो नया व्यक्ति आ रखा है उससे 5 की। तो 5 हमने इसमें जोड़ देंगे, तो 65 kg। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जो नया व्यक्ति आ रखा है ग्रुप में उसका भार कितना है हमारा, 65 kg। ठीक है, अगर कमी हुई होती तो तब क्या करते, हम घटा देते। वृद्धि हो रखी है तो हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों के रनों का औसत कितना है, 37 है। ठीक है, अब हम कितने रनों का कर रहे हैं अभी, 17 रनों में, 17 रनों, 17 में कुल रन, 17 पारियों में कुल रन कितने बनाए उसने। देखो 17 पारियों में रनों का औसत कितना है, कह रहा है 37। तो 17 गुणा कितना हो जाएगा, 37। 17 गुणा क्यों आ, क्योंकि 17 पारियों की बात हो रही है और औसत कितना है, 37 है। तो 17 गुणा 37, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ गया हमारा कितना, 629। ठीक है, अब क्या कह रहा है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अगले पारी में, यानी कि 18वीं पारी में, 17 पारी में तो इतने बना दिए उसने, अब 18 पारी की बात हो रही है तो कितने रन बनाए, तो 18 पारी की हो रही तो 18 गुणा क्या बोला है उसने, 4 अधिक हो जाए। तो 37 में 4 अधिक करें तो हम कितना हो जाएगा, 4 अधिक करें तो ये हो गया हमारा 41। तो 18 गुणा 41 करें तो कितना हो गया, 18 एकम
8 चक्को 72 और 1 73, तो ये कितना आ गया हमारा 738। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रहे, तो 738 से आ गया। तो पूछा क्या उसने, उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, कितने रन बनाए पूछ रहा है वो। देखो कितने रन बनाए अगली पारी यानी कि 18वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये निकालना है हमें कि 18वीं पारी में कितने रन बनाए। तो जो ये पूरे रन आ रखे हैं हमारे, कितने आ रखे हैं 738, इसमें से क्या घटा देंगे हम, जो 17वीं पारी में उसके कुल कितने रन थे इतने, तो ये हमने घटाया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 109। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो वो कितने रन बनाए, अगर वो 109 रन बनाए तो उसके रनों का औसत क्या हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा, औसत 4 अधिक हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारा एवरेज जो चैप्टर था वो आज इस 4th पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैंने आपको एवरेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।